आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। इस मंच पर उपस्थित अपना दल AIMIM प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और बहुजन आर्मी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, समर्थकों का, मानने वालों का, आप सभी कौशाम्बी के कोने कोने से आए अपने चाहने वालों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, आगे न खड़े हो जी। ऐसे लोकसभा कौशाम्बी के प्रत्याशी नरेंद्र सरोज के साथ साथ आप सभी का बारंबार धन्यवाद। आपने हमें लंबा इंतजार कराया, लेकिन कहते हैं कि इंतजार का फल हमेशा आहिस्ता मिलता है, लेकिन गजब मिठास होती है। और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं कि चंद मिनटों में हमारे बड़े भाई बैरिस्टर असद साहब आपके बीच में हाजिर हैं। लेकिन मैं भी चेतावनी दे रही हूँ प्रशासन को कि आज इस देश के कद्दावर नेता को लखनऊ से यहाँ पहुँचने में जिस बार 6 जगह चुनावी रिस्ट्रिक्शंस का नाम लेकर के आपने तलाशी की बंदिशों में बांध करके पूरी साजिश की है कि वो यहाँ ना पहुँच पाए। लेकिन मैं तब भी कहती हूँ कि अगर हौसला जिंदा है तो पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चा के देश में इस देश की राजनीति में तेज भारी तलवार से भी तेज और खतरनाक बनेगा, क्योंकि इसमें आशीर्वाद है पटेल राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल का, क्योंकि इसमें सहयोग और समर्थन है, ऊर्जा है AIMIM के सदर माननीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, क्योंकि इसमें सहयोग और जगदार और विचारधारा है बहुजन आर्मी की, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की। ये पिछड़ा दलित आंदोलन, ये पिछड़ा दलित मुसलमान आंदोलन है देश लोगों का, जो दिल में छपते हैं, रात में छपते हैं, खून पसीने को बहाते हैं और इस देश का ढांचा तैयार करते हैं, खेत खलियान तैयार करते हैं, सरकारें बनाते हैं और इस देश का खजाना बनाते हैं। यह आंदोलन इस देश के उस बहुजन, उस देश और ये लोग क्या कह रहे हैं, अगर मेरे आने से पहले नहीं आए हैं तो आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे और असद साहब के जाने के बाद तो सत्य आपके बीच में आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमको अपना वोट दे दो, क्योंकि हम लड़ाई में आपसे कहने आए, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी थाली और कैसे हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक कहते हैं कि हम बीजेपी NDA गठबंधन है, हमें वोट दे दो, हम आपकी किस्मत और इस देश की दशा दिशा बदल देंगे। And to my surprise, I am failing to understand when the definition of development in the entire world is not changing। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे
जनाब, हमको मुर्दा इमारतों की नहीं, जिंदा अस्पतालों की जरूरत है। लाइन बना दी, स्मार्ट सिटी बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए। तो जनाब, अगर आपने इतना सब कुछ कर दिया है तो आप ये भी बता देते कि हम और आप जो यहाँ उपस्थित है और जो दूर दराज से मेरी बात सुन रहे हैं, जब हमारी जेब में आना क्वालिफाई नहीं रह गई है, तो कहिया साइकिल मोटरसाइकिल नहीं रह गई है, तो एक्सप्रेस वे पे कौन चलेगा? साल और गुजार। मैं आपसे कहने आई हूँ कि विकास की परिभाषा परिवर्तित मत करिए, क्योंकि आपने इस देश में लोगों को धोखा दिया है। आपने उनकी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत को छीन करके उनकी असमत को, उनकी हिस्सेदारी को, उनके हक और अधिकार को खत्म किया है। अब आइए जरा दूसरी तरफ घूम जाते हैं, थाली में कितना बट्टा भी तो बैठा है, उसकी बात भी तो करेंगे। भारतीय राजनीति में थाली में बैठे हुए चक्के की बात तो करी, अब बट्टे की बात करें। वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस पीडीए भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और हम लड़ाई संविधान बचाने की लड़ रहे हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और आप पिछड़ा दलित मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपसे सवाल पूछती हूँ, ये कहाँ थे पिछड़ा दलित मुसलमान को बचाने वाले, जब पिछड़ा लखनऊ की धरती पर 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में छात्र कूटा जा रहा था, तब कहाँ थे? पिछड़े समाज की जमीन, उनके खेत, इलाहाबाद और बनारस जहाँ से इनकी सत्ता चलती है, वहाँ पर प्रशासन हथिया रहा था लाठी के दम पे, तब ये पिछड़ों की राजनीति करने वाले कहाँ थे? ये कहते हैं कि दलितों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं। तो जवाब है कि जब इसी कौशाम्बी में दिन दलित एक परिवार की गोली से हाथ में बैठे, तब ये अपने इसी कमरों में सोए हुए क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आए यहाँ पर उनका साथ देने के लिए? और तो और ये तब कहाँ थे जब किसी 75 साल की आजादी वाले देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई थी और दलित की राजनीति करने वाले ये लोग ऐसी कमरों में बंद। आगे बढ़ो। अब कहते हैं कि हम मुसलमान की राजनीति आगे ना कर पाएंगे, मुसलमान के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अरे जनाब, आपने खोलिए और सच्चाई देखिए, आप मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि 100% 100% रूप से ये मुसलमान वो कौम है देश में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 41,000 का साथ दे रही है और पूरी मुस्तैदी अपनी जिंदगी का हक अधिकार खड़ी हुई है। लेकिन जब उनके हक और अधिकार की बात आती है, जब उनके लिए लड़ने की बात आती है, तो आप मुसलमान का माँ भी नहीं बोलते, आपकी जबान अटक जाती है और पैंट ठीक हो जाती है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि अगर ये मुसलमानों में हितैषी है तो बताएं कि बगल के जनपद प्रयागराज में क्या हुआ, बताएं गाजीपुर में क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। और बहुत दूर मत जाइए, इसी कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। आप सबसे परिचित होंगे उस शख्स से जिसने इन्हीं के नाम पर अपनी 40 साल की जिंदगी दल के नाम पर लगा दी और पिछले चुनाव में उस 80 साल के बुजुर्ग को अपनी जिंदगी दल के नाम देने के बावजूद निर्दल होकर के अपने बेटे को चुनाव लड़वाना पड़ा है और ये कहते हैं मुसलमानों का साथ देते हैं। ये मुसलमानों का साथ देते हैं तो कैसे भूल गए कौशाम्बी के उस बेटे को जिसने मुसलमान होते हुए अपनी अरबों खरबों की अपने नाम पर लिखी हुई जमीन इनको अपना अड्डा चलाने के लिए दे दी, कि उसको भी भूल गए। अरे एहसान फरामोश है, ये क्या आपके लिए लड़ेंगे? और तो और ये भी बता दूं कि मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं ना, मुसलमान इनकी साथ खड़ा होता है ना, तो कल आप लोगों ने, सब लोगों ने इसी जनपद कौशाम्बी में उनका मंच देखा होगा। क्या उनके
की जब की लड़ाई। हमें लोगों को ये बताना है कि हमारा काम कि दूसरों के लिए दरी बिछाना नहीं और भैया के नाम जवानी कुर्बान करना। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और सबसे पहले हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस देश का मजबूत समाज है, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी है, हम इस देश के ढांचे का एक नींव का पत्थर और खंभा है हम, तो इस देश के शिक्षा में, सदन में, रोजगार में, कमाई में, पढ़ाई में, खेत खलिहान में, यहाँ तक कि इस देश के खजाने में हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए और इस देश में अपना सम्मान। आपको पता है आज इस देश में कवायद किस चीज की है? आज इस देश में कवायद है इस बात की, एक नई आवाज की, एक नई यकदार की, और वो यकदार, वो नई आवाज कुछ देर में आपके बीच में पहुंचेगी। वो आवाज जो पूरी मुस्तैदी में देश की राजनीति में ये स्थापित कर सके कि देश की राजनीति में मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी सिर्फ बहुसंख्यक राजनीति से अपने आप को बचाने की नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। हमारी राजनीति अगर सत्ता में ले जाने की है तो हमारी राजनीति हमको धोखा देने पर कहीं देने की भी है। इस बात को हमें पुख्ता रूप से स्थापित करना होगा कि आरएसएस ने जो एक धारणा लोगों के बीच में बना रखी है कि हमारे देश में जितने भी बाहरी आक्रमणकारी मुगल बादशाह आए, आज का वर्तमान इस देश में रहने वाला मुसलमान उनका ध्वजवाहक है, तो इस धारणा को तोड़ना होगा और उनके दिमागों में अपनी धारणा बैठानी होगी कि उन आक्रमणकारी मुगल बादशाहों से हमारी नाते रिश्तेदारी दोस्ती पहचान सिर्फ नहीं थी जो इस देश के हिंदुओं की है, हमारी कुछ अलग से नहीं थी। हम इस देश के हैं, हमने इस देश में कुर्बानियां दी हैं और इस देश की हर चीज पर हमारी जाति के अनुपात में हिस्सेदारी है। नहीं आराम से दोगे तो छीन देंगे। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ प्रदीप भाई दिखाएंगे इस देश के लोगों को 5 किलो राशन देने की लाइन में लगा करके खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो अगर 5 किलो राशन दे तो 50 किलो ले लेना, 50 किलो दे तो 1 कुंटल ले लेना। राशन हमारे खेत खलिहानों का है, जो फसल को छुट्टा साग छोड़ करके खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर जिनको आप वोट दे रहे हैं, क्या वो आपकी गरीबी में आपके साथ हैं? क्या वो आपकी दुश्वारियों में आपके साथ हैं? क्या आपके ऊपर उठने वाली आग और आपके ऊपर उठने वाले हथियार में वो आपके साथ हैं? बिल्कुल नहीं है, बल्कि जैसे ही एक सीबीआई की नोटिस मिलती है वो अपने अपनों के साथ नहीं होते, वो आपके साथ क्या करेंगे। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि ये युद्ध बहुत बड़ा है और इस युद्ध में हर किसी को अपनी हिस्सेदारी देनी हो। लोग आपके बीच में आएंगे और कहेंगे मैं उसका चेला हूँ, मैं इसकी चेली हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं किसी की चेला चाटरी नहीं हूँ। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की औलाद हूँ, एक शेर की औलाद हूँ। ना झुकूंगी और ना पीछे हटूंगी। अगर आप लोगों का पूरा साथ सहयोग मिला तो मेरा तो ये संकल्प है कि इस आंदोलन को और तेज धार दे करके पूरे देश में फैलाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 20 तारीख को आप हम सब लोगों को वो खुशी देंगे, समाज को वो इज्जत वो सम्मान से नवाजेंगे कि जैसे एक बार सिराथू का इतिहास बदला था, कौशाम्बी का इतिहास भी बदलेगा। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि आप सब लोग ये याद रखिएगा कि ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है और उससे ज्यादा ये लड़ाई इस बात की है कि कल हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने इस उदाहरण को रखना है कि जब तमाम सियासी ताकतें हम लोगों का सर कुचल रही थी, उस दिन हम लोग वो लोग थे तो अपने
भविष्य दे रहे हैं। और हमको 2000 रुपए करके अपनी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर 2000 दे तो 2000 रख लो, अगर 30,000 दे तो 30,000 रख लो, क्योंकि ये इनकी टकसाल में छपा हुआ पैसा नहीं है, ये आप जो हमारी जेब से नोटबंदी के बाद निकाला हुआ पैसा है और हम सबको पाई पाई के मोहताज कर दिया है। 2014 में हमको बेवकूफ बना के निकाला था हमारा वोट। 2017 नोटबंदी की और 19 में पहला फैसला के निकाला हमारी जेब का एक एक नोट। और अगर 2040 में धोखेबाज मक्कार मीर जाफर के चक्कर में पड़े तो इस बार जाएगी शरीर की लमोट और नंगे हो जाएंगे और बता नहीं पाएंगे कि आपने क्या किया। ये चट्टे बट्टे बोल रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई, जब संविधान में लिखी हुई एक एक बात के चीखे उड़ा रहे हैं। संविधान इस देश में जब लागू हुआ तो संविधान की सबसे पहली बात यह थी कि संविधान ने इस देश में रह रही तमाम राजा रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया और ये स्थापित कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब अगर इस देश का राजा MP, MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान डीडीसी पैदा होगा तो इस देश की आम जनता के वोट से आम आदमी का बेटा राजा बनेगा। और ये कहते हैं कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यहाँ पर वर्षों से जो मठाधीश बैठा है, वो जो राजा बना बैठा है समाज का, आज उसका बेटा आपके बीच में चुनाव लड़ने क्यों आ रहा है? मैं आपको कहने आई हूँ कि ये सब